हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। केमिस्ट्री में जो भी आपको डाउट हो प्लीज आप अपना राय कमेंट बॉक्स में बताना भैया कि कौन से टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूं। जो भी आपको डाउट हो, जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आपके लिए मैं तत्पर हूँ फिर बच्चों, और आपके लिए मैं जो भी क्वेश्चन समझाऊंगा पूरा विधिवत, आपको रटना नहीं होगा, आप उसको समझ पाएंगे। रटने वाला चीज़ नहीं रहेगा फिर बच्चों कि आपको क्वेश्चन दे दूं और आप उसे रटो, ऐसा नहीं रहेगा। चाहे मैं आपको एक ही टॉपिक दूं एक वीडियो के माध्यम से, लेकिन आपको उसको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो रासायनिक संयोग के नियम में प्यारे बच्चों 3-4 नियम आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और प्यारे बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। गेलुसाक का नियम कभी कभी पूछा जाता है। चलिए आज 1-2 नियम तो पढ़ ही लेंगे, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। 2 नियम यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जिससे आप लोग अच्छे तरीके से समझोगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। रासायनिक संयोग के नियम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब होती है, जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो किन किन नियमों के आधार पर क्रिया करते हैं। तो विभिन्न जो आपके वैज्ञानिक हैं, जैसे प्यारे बच्चों लेबोजियर हो गए, इसके बाद डाल्टन ने भी दिया, प्राउस्ट ने दिया, अपने अलग अलग नियम दिए, अपने अलग अलग मत दिए। अब उन्हीं मतों के आधार पर उनका नियम बना दिया गया। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोजियर ने दिया, तो लेबोजियर ने क्या बताया कि जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं तो होती है, तो अभिक्रिया में ना तो पदार्थ नष्ट होते हैं ना तो उत्पन्न होते हैं। जैसे 2 पदार्थ को आपस में मिलाया जाए तो बनने वाला उत्पाद भी उतना ही होगा जितना हम मिला रहे होते। ये किसने बताया? लेबोजियर ने बताया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों स्थिर अनुपात का नियम है कि कोई भी यौगिक हम किसी भी माध्यम से प्राप्त करें, उसका जो संयोग होता है एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे आप कोई भी मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं, तो चाहे आप कहीं भी बनाएं, लेकिन उसमें नमक और मिर्ची का अनुपात निश्चित रहेगा कि हमको इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, सिंपल सा। ऐसे ही कोई भी यौगिक है उसमें जो तत्व होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आप कहीं से भी प्राप्त करेंगे उसका अनुपात निश्चित होगा। समझ गए? कुछ चीज़ें समझे कि इस रासायनिक संयोग के नियम क्या है। मतलब पदार्थों के बीच जो रासायनिक क्रिया होती है तो उनके बीच जो कुछ नियम होते हैं, जिस नियम के आधार पर वो रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, उन्हीं नियमों को कहते हैं हम रासायनिक संयोग का नियम, जो कि आपके सिलेबस में 5 नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गेलुसाक का नियम। पहला नियम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या है प्यारे बच्चों? द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल इसका अवस्था चेंज हो सकता है, बल्कि इसे हम नष्ट नहीं कर सकते। इसको किसने दिया? सन 1744 में। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर हमारे बुक में कुछ और सन दिया है। देखो भाई, सन याद मत करो। यदि आपको ऐसा डाउट है तो सन याद मत करना, ऐसा लिख लेना कि लेबोजियर ने इस नियम को प्रतिपादित किया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो लेबोजियर ने किया। इस नियम अनुसार रासायनिक परिवर्तन, यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा है, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थ ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इतना आप लोग लिखोगे। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर सुधारोगे। मैंने क्या कहा, लेबोजियर ने क्या कहा, इस नियम अनुसार रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं, ना तो नष्ट होते हैं ना तो उत्पन्न होते हैं। इतना भी लिख सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ ना तो नष्ट होते हैं ना ही उत्पन्न होते हैं, केवल उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आया? ना तो पदार्थ नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे हमारा सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड NaCl। जब आपस में क्रिया हुआ इसमें तो Ag जो है Cl से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लिया, सोडियम जो है NO3 यानी आपका नाइट्रेट से क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना लिया। इनमें भी रासायनिक अभिक्रिया होने में एक निश्चित नियम लगता है, वो मैं तो थोड़ा यहाँ पे चर्चा करता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों आपके पास है AgNO3, थोड़ा समझिएगा, ये 2 भागों में टूटता है। NaCl है, ये भी 2 भागों में टूटता है। ये 2 भागों में टूटा, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इसका जो पॉजिटिव है इसके निगेटिव को पकड़ता है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को पकड़ता है। तो ये Ag पॉजिटिव था, दूसरे के निगेटिव तो AgCl कर लिया, और यहाँ पर जो सोडियम है वो पॉजिटिव है, ये NO3 को पकड़ा तो NO3 बना लिया। कहने का मतलब यहाँ पर 2 रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं,
तो कोई भी यौगिक होगा प्यारे बच्चों, जब ये टूटेगा तो दो भागों में टूटता है, एक पॉजिटिव के रूप में, एक निगेटिव के रूप में। तो पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को पकड़ेगा और निगेटिव हमेशा पॉजिटिव को पकड़ेगा। ऐसे यहां पर भी देख लो, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम है, सल्फेट को पकड़कर बेरियम सल्फेट बना लिया, सोडियम है, क्लोरीन को क्रिया कर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना लिया। या ऐसा प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे पदार्थ की अवस्था चेंज हो जा रही है लेकिन ये नष्ट नहीं होता। इसी के आधार पर, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर लैंडोल्ट ने भी अपने एक प्रयोग में बताया कि जैसे प्यारे बच्चों ये डायग्राम है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, लैंडोल्ट के प्रयोग को समझाओ। द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। देखो जरा, द्रव्य अविनाशिता के नियम में लैंडोल्ट ने क्या बताया कि भैया एच आकार का एक पात्र ले लिया और दोनों पात्रों में अलग अलग अभिकारक भर, जैसे AgNO3 और NaCl, इनमें अलग अलग मतलब यौगिक भर करके इसका डाट बंद कर दिया और इसके बाद इसको तौल लिया कि इसकी मात्रा टोटल कितनी है। AgNO3 और NaCl को अलग अलग मतलब नली पे रख करके दोनों को तौला। इसके बाद इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने पर क्या होगा फिर बच्चों, ये दोनों आपस में इस नली के सहायता से मिल जाएंगे और रासायनिक अपक्रिया संपन्न होगी। इसके बाद इसको पुनः ठंडा किया, ठंडा करने के बाद फिर से तौला तो पाया कि जितना हमने पहले इसका द्रव्यमान देखा था उतना ही अभिक्रिया संपन्न कराने के बाद भी द्रव्यमान मिला, अर्थात ना तो पदार्थ नष्ट हुआ ना तो उत्पन्न हुआ, केवल इसकी अवस्था बदल रही है। यही है लैंडोल्ट का प्रयोग। लैंडोल्ट ने अपने प्रयोग में एच आकार का पात्र लिया, जो कि आपका इसमें दो नली लगा रहता है जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस पात्र में दोनों नलियों में अलग अलग विलयन रख दिया, जो भी जैसे AgNO3 है, NaCl है, मतलब यौगिक रख दिया। इसके बाद इसको एक निश्चित उपकरण की सहायता से इसको तौल लिया। तौलने के बाद इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने के फलस्वरूप क्या हुआ, रासायनिक अपक्रिया संपन्न हुई। फिर से इसको ठंडा किया और फिर से तौला तो देखा कि जितना मात्रा अपक्रिया के पहले था उतना ही मात्रा अपक्रिया के बाद मिल रहा है, अर्थात द्रव्य ना तो नष्ट हुआ ना तो उत्पन्न हुआ, केवल इसकी अवस्थाएं बदल रही है, केवल इसका रूप बदल रहा है। इससे ही लैंडोल्ट का प्रयोग कहा गया। क्या कहा गया फिर बच्चों, लैंडोल्ट का प्रयोग। समझ में आया लैंडोल्ट का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, द्रव्य विनाशिता के नियम के लैंडोल्ट ने अध्ययन किया जिसमें एच आकार के पात्र में विकारकों को भर दिया और भरे पात्र को उलट कर दोनों विलयनों को मिला दिया। इसके पश्चात फिर से तौला गया। पदार्थ में जो अभिक्रिया के पूर्व तथा अभिक्रिया के बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुल मिला के आप समझ गए, मैं जितना डीपली समझाया वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझने की कोशिश करो। एक बार मैंने कहा भैया कि लैंडोल्ट ने एच आकार का पात्र लिया, दोनों नलियों में अलग अलग अभिकारक यानी अलग अलग पदार्थ रख लिया। इसके बाद इसके डाट को बंद कर दिया, मतलब जो इसका नली का मुख है उसको बंद कर दिया। फिर इस पूरे उपकरण को तौला और एक इसकी मात्रा गणना कर ली। फिर इसको जब पात्र को उलट कर रख दिया गया तो अभिकारक आपस में मिले और फिर नए उत्पाद बना लिए। फिर इसको ठंडा किया गया और फिर से इसको तौला गया तो देखा गया कि जितना अभिकारक पहले लिया गया था उसकी मात्रा और बनने वाला उत्पाद उसकी मात्रा दोनों की सेम है, अर्थात पदार्थ ना तो नष्ट हुआ और ना ही उत्पन्न हुआ। यह है लैंडोल्ट का प्रयोग। इसके बाद आ जाता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम को आप लोग पढ़ें। आज हमारा दो ही नियम है प्यारे बच्चों, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। आप लोग क्या चाहते हैं, आपका डिमांड क्या है, प्लीज मैं आपको कह रहा हूं ना, कमेंट बॉक्स में बताना। 11th क्लास के स्टूडेंट हो, जिस टॉपिक पर चाहिए वीडियो आपको मिलेगा। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, इस नियम को सन 1799 में प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। किसने, सन 1799 में प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार पदार्थ की रासायनिक क्रिया सदैव स्थिर संगठन में रहता है, अर्थात पदार्थ चाहे किसी भी नमूने से प्राप्त हो, रासायनिक क्रिया में अवयवी तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। अब स्थिर मतलब डेफिनेट, निश्चित, क्लियर, अर्थात यौगिक हम कहीं से भी निकाल लें। जैसे पानी हमने लिया, पानी आप चाहे नदी से ले लो, कुआं से ले लो, बावड़ी से ले लो, तालाब से ले लो, समुंदर से ले लो, कहीं से ले लो, लेकिन इसका जो अनुपात है फिर H2O 2:16 अर्थात 1:8 ही रहेगा। यही है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात में कोई रटना नहीं है, आप सिंपल सा इतना समझो। इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 में प्राउस्ट ने किया। अब आपके बुक में हो सकता है कुछ और हो, आपके बुक में आप एक बार अपना बुक देख लेना, आप अपने हिसाब से। सन की बात कर रहा हूँ, सन, बाकी नियम वही है कि कोई भी पदार्थ है
उसमें जो भी संगठन, संगठन मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, जैसे आपका पानी H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आप सिंपल से देखो H2O यानी H जो है 2 अणु और ऑक्सीजन 2, यहाँ पे प्यारे बच्चों संगठन है, इसके संगठक हैं सॉरी। तो इसके संगठक में 2 अणु हैं, मतलब ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो इनका जो रेशियो है वो हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे आप किसी भी मेथड से, किसी भी नमूने से, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। बस यही स्थिर अनुपात का नियम है, बस इतना ही। तो आपके नियम कंप्लीट हैं और आप लोग चाहेंगे तो आगे भी और ऐसे भी मैं जो आपको समझ में नहीं आए आपके डिमांड के ऊपर वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ताकि अगला वीडियो भी मैं आपको बेहतर रूप से दे सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।